मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डेजर्ट टाइम्स आपकी आवाज। और आज का सवाल बड़ा चुभने वाला सवाल यह है कि औरों की पीर जानकर उनको बताना, उनको दिखाना और उनको लिखना, और जब उनकी अपनी पीर हो, उनका अपना दर्द हो, तो कोई दिखाने वाला ना हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मीडिया में एक उस तबके की जिसे आप पत्रकार कहते हैं। इस पूरी पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मीडिया में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो कॉपी डेस्क एडिटर हैं, चाहे वो कैमरामैन हैं, चाहे वो एंकर हैं, जिस तरह से एक एक करके उनकी नौकरियां गई हैं, अब उनकी आवाज में बोलने के लिए कोई मंच नहीं है। डेजर्ट टाइम्स एक कोशिश कर रहा है इन लोगों की आवाज को उठाने की। इसके साथ हमारे साथ इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं राजस्थान के वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं एक एक करके आपको उन सबसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ बीकानेर से वरिष्ठ पत्रकार अनुराग हर्ष जी हैं। हमारे साथ उदयपुर से वरिष्ठ पत्रकार राजेश कसेरा जी हैं। हमारे साथ माउंट आबू से वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत क्षोत्रिय जी हैं। आप सबका स्वागत है। नमस्कार सर जी, देखिए सबसे पहले धन्यवाद जी, चूंकि मुझे सबसे पहले अनुराग जी ने बताया था कि उनके किसी रिश्तेदार की तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद उनको मदद के लिए जाना पड़ेगा, वो मीटिंग को बीच में छोड़ देंगे। लेकिन मेरा इसलिए पहला सवाल अनुराग जी से ही है। अनुराग जी, आपने एक बहुत बड़ा समय दिया है मीडिया को, अपना पूरा मतलब एक जवानी का जो पूरा जोश है वो कहीं न कहीं आपने अपनी पूरी पत्रकारिता में बीकानेर में लगा दिया। आपको लगता है कि क्या आपने जब लोगों की पीर, उनकी दर्द, उनकी तकलीफ को लिखा है, और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में माहौल है कि एक करके पत्रकारों की नौकरी पे संकट आ गया, तो इस दौर में कोई उनकी आवाज भी सुनने वाला है? निखिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि पत्रकारों की आवाज सुनने वाला खुद पत्रकार भी नहीं है। पत्रकार जो है वो भी पत्रकार की आवाज नहीं सुन पा रहा है। उसका कारण ये है कि हम धीरे धीरे एक पहले जो पत्रकारिता जो थी वो एक मिशन के रूप में हुआ करती थी। आज पत्रकारिता जो है वो एक नौकरी के रूप में है। तो हर व्यक्ति अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में है और वो दूसरे पत्रकार की नौकरी के लिए बोल के अपनी नौकरी खतरे में डालना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जो लोग आंदोलन किए, जिन लोगों ने मजीठिया के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किए, उन लोगों की क्या स्थिति है हम देख सकते हैं। किसी को छत्तीसगढ़ भेज दिया गया, किसी को नक्सल एरिया जो है वहां पे भेज दिया गया। जिस तरह के हालात हुए वो हमारे सबके सामने हैं। दिक्कत की बात यह है कि जो लोग, जिन लोगों पे ये जिम्मेदारी है वो लोग अब दुनिया में नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को याद करता हूँ जो सोचते थे कि हाँ ये पत्रकार है और मेरे को इसकी केयर करनी है, इसका ध्यान रखना है, ये एक जिम्मेदार इंसान है। कपूर चंद कुलिस जैसे लोग हुआ करते थे जो पत्रकारों का बाकायदा उनके पीड़ा समझते थे, उनके परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। मैंने उनके नेतृत्व में काम किया है, मैंने देखा है कि वो किस तरह से मिलते थे लोगों से। आज जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। और दूसरा एक इसका रीजन ये भी है कि इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा नौकरी गई है। उसके लिए मैं किसी अखबार मालिक को या किसी चैनल हेड को या किसी चैनल मालिक को कम जिम्मेदार समझता हूँ। रीजन ये है कि सच में ही हालात बहुत खराब हैं। इस इंडस्ट्री को बचाए रखना जो है वो भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अगर हम अखबारों की बात करें तो आप देश के दो, राजस्थान के जो दोनों बड़े अखबार हैं उनको देख लीजिए, उनकी क्या हालत है। विज्ञापन उनमें बिल्कुल नहीं होते हैं। खर्चे जो है, मैंने खुद ने एक अखबार को 7 साल तक चलाया है और मैं समझ सकता हूँ कि एक अखबार को चलाना, एक 12 पेज का लोकल अखबार चलाना भी इतना मुश्किल होता है। और ऐसे में एक 5-7 लाख के सर्कुलेशन के अखबार को चला पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो अनुराग जी ऐसी परिस्थितियों में अनुराग जी तकरीबन 20-25 साल का जो आपका पूरा तजुर्बा रहा, उसका एक निचोड़ आज आप क्या निकालते हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर जब पत्रकार अपने पर आए संकट को ही नहीं झेल पा रहा या उससे बाहर उभर कर बाहर नहीं आ पा रहा, तो इस बीच में जो आपने पूरा 25-30 साल जो काम किया है, लोगों की आवाज को सुना है, आवाज को रखा, एक मंच दिया है, तो क्या लगता है? देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि आज जो पोजीशन है, आज जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन पिछले 15-20 साल से बिल्कुल डिफरेंट है। पिछले 5 साल में पत्रकारिता का जो मोड चेंज होने लगा था, उस मोड के साथ साथ जो बदला है वो इसमें रहा है। और जो वहीं पे खड़ा रह गया, जिसकी आदत आज भी कंप्यूटर पे लिखने की नहीं है। बहुत सारे ऐसे पत्रकारों को मैं जानता हूँ जो आज भी लिखना, मतलब कंप्यूटर पे टाइप करना नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम हाथ से लिख के दे दें। उनके पास बहुत सारा नॉलेज है लेकिन हम उनका उपयोग सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो तकनीकी रूप से आगे नहीं बढ़ पाए। मैं ये मानता हूं कि तकनीकी रूप से भी आगे बढ़ना पड़ेगा और साथ में खुद को स्टेब्लिश करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप कहीं नौकरी कर रहे हो और वहीं से आप अपनी पत्रकारिता को चला लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको खुद को अपडेट रहना पड़ेगा। माइक्रो जर्नलिज्म का काम आ गया है।
आपको एक क्षेत्र ऐसा पकड़ना होगा जहाँ पे आपका सिद्धस्त हो, आपका हाथ हो, आपको पता हो कि यहाँ पे ये खबर मैं कर सकता हूँ और कोई करे नहीं करे मैं कर सकता हूँ। जी जी इस क्षेत्र में अगर साहब राजेश कसेरा को फोन कर लीजिए, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। आज आपने जो काम किया, कल परसों में देख रहा था कायम खानी समाज को लेकर आपने जो काम किया, इस तरह के काम की जरूरत है। वर्किंग वैसी करनी होगी। साथ ही जो लोग मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जो यूथ पत्रकारिता से जुड़ रहे हैं उनको एक अलग मोड पे जाना पड़ेगा। वो नौकरी के रूप में अगर पत्रकारिता को ले रहे हैं तो उनको नहीं आना चाहिए। उनको ये समझना पड़ेगा कि मैं खुद अपने आप में एक ब्रांड बन के पत्रकारिता में कैसे स्थापित हो सकूं। ब्रांड से मतलब ये नहीं कि आप कोई गलत काम करके आओ। ब्रांड से मतलब ये है कि आप एक इस तरह के जी फील्ड के साथ आओ, इस तरह के नॉलेज के साथ आओ कि वहां पे आपकी जरूरत महसूस हो। आज एक अच्छा डॉक्टर जो है उसकी जरूरत है। जयपुर में हर हॉस्पिटल वाला जो है उस डॉक्टर को बुला के अपने यहाँ पे ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव जर्नलिज्म जो है वो आपके पास में होनी चाहिए। आप एक अपने आप को अपडेट रखिए स्पेशलाइजेशन ज्यादा से आपके, ज्यादा। एक स्पेशलाइजेशन आपका कहना है कि बिल्कुल, स्पेशलाइजेशन आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन हो। अगर आपके पास में होगा तो आपको मौका है। आप यूट्यूब पे अपने चैनल से पैसा कमा सकते हो। आप और भी बहुत सारे तरीके उनसे कमा सकते हो। आप आर्टिकल के थ्रू कमा सकते हो। बड़े बड़े अखबार 2-2 हजार 5-5 हजार रुपए का पेमेंट करते हैं एक आर्टिकल के लिए, बट उसको करते हैं जो उसको लिखने के लायक है। मैं सोचूं साहब मेरे को कर दे, अगर मेरे को नॉलेज नहीं है तो वो नहीं करेगा। तो इस फील्ड में अब उन लोगों की जरूरत है जो आना चाहिए उन लोगों को, तो स्पेशलाइजेशन के साथ काम करने की कुवत रखते हैं। अनुराग जी, मैं आपका काफी समय ले रहा हूँ, आपको अस्पताल जाना है, लेकिन आप चाहे तो मीटिंग को आप लेफ्ट कर सकते हैं। मैं बाकी जो दो पत्रकार हैं उनके प्लीज साथ प्लीज, बात कर लेता हूँ। धन्यवाद थैंक यू, अनुराग जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका। थैंक यू प्रशांत जी, थैंक प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी धन्यवाद, निखिल जी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। ध्यान रखिए, अपना अपना ध्यान रखिए आप, है ना। जी बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। राजेश जी, मेरा एक बड़ा सवाल है कि लोगों की पीर जानने वाला ये पत्रकार जो है वो किसी भी मीडिया हाउस में लिए उसकी औकात, माफ करिएगा इस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, औकात महज इतनी है कि वो दूध में मक्खी की तरह है कि मालिक जब चाहे उसे बाहर निकाल कर फेंक दे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? देखिए निखिल जी, ये तो जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो भी निजी संस्थान है, जो कई लोगों के साथ काम करते हैं, कुछ लोगों के साथ काम करते हैं, तो वो उन सबका अधिकार है एक तरीके से। ये मान के चलते हैं जी कि जिस व्यक्ति को हमने नौकरी दी है हम उसको जी चुटकी भर निकाल भी सकते हैं। तो ये वो अपना अधिकार मानकर चलते हैं जी और वो ऐसा करते भी हैं जरूरत पड़ने पर। जी लेकिन यहाँ जो आप कर रहे हैं कि बड़ा सवाल जो है, सवाल के अंदर गंभीर बात ये है कि जो बात अभी हमारे साथी अनुराग जी कह रहे थे, क्या जो आपको ये तो देखना पड़ेगा ना, कौन व्यक्ति कितना हुनरमंद है, उसके अंदर क्या ज्ञान है, कितनी उसकी कला है, जी। उसकी तो आपको कहीं ना कहीं कदर करनी पड़ेगी। वरना तो फिर तो कहते हैं ना, गधे और घोड़ों में बराबर क्या अंतर रह जाएगा। लेकिन तो इस कहीं ना पूरे कहीं पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर जिस तरह से पत्रकारों की एक एक करके नौकरियां हर संस्थान में, चाहे वो टीवी का हो चाहे वो अखबार का हो, जिस तरह से नौकरियां गई हैं, तो क्या उस पत्रकार के लिए फिर से ये सब चीजें करना सक्षम होगा? वो अपने आप को उभार पाएगा इन सब चीजों से? तो देखिए, आप खुद ही बता रहे हैं कि अभी किस तरह के वैश्विक हालात है, और केवल जर्नलिज्म में नहीं, हम किसी भी दूसरे संस्थानों में देखेंगे वहां पर भी इसी तरह की आईटी जो हमारे देश का बहुत बड़ा सेक्टर है, वहां भी हजारों लोगों की नौकरी गई है। जी जिस दुकान पर हम देखते थे सामान्य से किराने की दुकान पे 4 से 5 लोग काम करते थे, आज वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर तरह से केवल राजेश जी, एक तकलीफ और है कि जब आप पत्रकारिता में 5, 10, 15, 20 साल बिता लेते हैं तो आपके अंदर कहीं न कहीं एक कहते हैं ना, एक खुदाई सी आ जाती है। आपके अंदर एक ईगो इस तरह का हो जाता है कि फिर वो पत्रकार ना तो परचून की दुकान खोलने के लायक रहता है, ना सरस डायरी का बूथ लगाने के लायक रहता है। जी जी। तो देखिए ऐसी बिल्कुल, अभी हालात हालात बड़े विकट है। वरना तो आपको पता ही है, जिस तरह से मीडिया के पौधे पनपे हैं, मैं वृक्ष नहीं कहूंगा, जिस तरह से कुकर मुत्तों की तरह मीडिया की जमात बड़ी है, उसके अंदर अगर इस तरह के विकट हालात नहीं होते तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता रहता है, अपने स्तर पे करता है, किसी छोटी संस्थान से जुड़ जाता है, कभी किसी बड़े संस्थान से उसको मौके मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने हाथ पे जरूर मारता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस बात को तो समझना पड़ेगा, चाहे वो बड़े संस्थान हो चाहे कोई भी पत्रकार हो, या जो क्वालिटी हमें लोगों को देनी है, जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं, जिस सच के प्रहरी के रूप में हमें जानते हैं, सजग सचेत और सावचेत रहने की जो सीख देने वाले लोग मानते हैं, उनके प्रति हमें कहीं ना कहीं गंभीर होना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, जो भी पत्रकार पेशे में जुड़े हुए हैं। अगर वो नहीं निभाएंगे तो सवाल क्या स्थिति है। सवाल सवाल इस वक्त राजेश जी उन पत्रकारों का है जिसकी नौकरी इस जी कोविड दौर में गई है। क्या उनके पास आज वो अपना कोई सोशल मीडिया पर
अपने YouTube पर या किसी वेबसाइट पर करता है तो जरूरी नहीं है कि, क्योंकि उसको तो आदत है कि हर 1 तारीख को उसके एटीएम में, उसके अकाउंट में पैसा आ जाना। लेकिन आज अगर वो स्टार्टअप शुरू करता है तो एक लंबा समय लगता है उसको आने में। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमने इस दौर के अंदर कई हमारे ऐसे साथियों को देखा है जो उम्र के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां पर अब वो अपने आप को बिल्कुल खाली हाथ महसूस कर रहे हैं। हमें कम से कम जिस संस्थान में वो कार्यरत हैं या काम करते हैं, उनको कम से कम इस तरह से थोड़ी सी संवेदना का रवैया उनके प्रति रखना चाहिए, चाहे कम हो ज्यादा हो जैसे भी हो। लेकिन यदि जो व्यक्ति आपके साथ निष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है, बरसों आपके साथ काम करता है, यदि उसको इस तरह से एन मौके पर, यदि इस तरह से सजा के तौर पर या परिणाम के तौर पर या वैश्विक महामारी के तौर पर किसी भी रूप में अगर कोई उसके साथ गलत होता है, तो कहीं ना कहीं उसको साथ देने के लिए संस्थान को भी आगे आना चाहिए, और बाकी उन लोगों को भी जो कि अपने आप को पत्रकारों के मसीहा कहते हैं, उनके रक्षक करते हैं, बड़े बड़े क्लब और संगठन चलाकर काम करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि यदि वो एक मंच पर आकर अपनी बात को रखेंगे तो निश्चित तौर पर सब जगह उसकी सुनवाई जरूर होगी। प्रशांत जी, आप माउंट आबू में हैं, आप लंबे समय से टीवी की और अखबार की और फिर आज के डिजिटल मीडिया की पत्रकारिता कर रहे हैं। आपको लगता है प्रशांत जी कि कहीं इतने साल की मेहनत के बाद आज ठगे हुए हैं, हाथ खाली हैं, नौकरी नहीं है? बिल्कुल निखिल जी, ऑफ कोर्स मैं नहीं, जितने भी लोग इस दौर से गुजरे हैं या गुजरने वाले हैं, मैं तो यूं बोलूं, उन सबको इन्हीं स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मीडिया में एक ये व्यवस्था बना दी गई है, अभी हर्ष जी बात कर रहे थे, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मीडिया हाउसेस की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? पत्रकार उनकी जिम्मेदारी किस लिए नहीं है? जिन पत्रकारों के बल पर या जिनके डिवोशन के बल पर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सौंप दी उनको, उनकी पूरी लाइफ खप गई, पूरे परिवार की जिंदगी खप गई उसके पीछे, उसके बाद ये कहना कि आपसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, आपकी उम्र हो गई, ये बहाने हैं। आज भी अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। बहुत से कॉरपोरेट हाउसेस हैं जो इस बुनियाद पर काम करते हैं। ये बिल्कुल बकवास बात है। जिन लड़कों को कुछ भी नहीं आता है उनको आप पत्रकार बनाकर अगर अपना मीडिया हाउस चला रहे हैं तो ये बिजनेस है, ये पत्रकारिता नहीं है, ये अखबार नहीं है, ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये उनका अपना रचा हुआ बिजनेस है। और फिर बिजनेस में किसको निकाला जाता है, किसको रखा जाता है, किस लिए निकाला जाता है, ये कोई कारण मायने नहीं रखते। इससे बेहतर वो कॉरपोरेट हाउसेस हैं जो शुद्ध रूप से बिजनेस करते हैं, जो किसी ईमानदारी की बात नहीं करते, जो किसी नैतिकता की बात नहीं करते, किसी पत्रकारिता के आदर्श और उनकी बातें नहीं करते हैं। वहां भी इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले मीडिया हाउसेस सबसे ज्यादा पत्रकारों का शोषण करते हैं। हम अगर इस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हैं या हम लोग कहीं किसी कमिटमेंट के साथ एक नहीं हो पाते हैं, जुड़ नहीं पाते हैं, तो ये स्थितियां निखिल जी कभी बदलने वाली नहीं है। राजेश जी, आपको लगता है कि पत्रकारों का जो दर्द है उसको दिखाने के लिए कोई मंच होगा? देखिए, मंच तो बहुत हैं, छोटे छोटे। आप भी एक प्रयास कर रहे हैं, आपने भी आज एक पहल की है। ऐसी पहल बहुत लोग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो सही लोगों तक, सही अप्रोच तक वो नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बहुत बिखराव होते हुए बहुत छोटी मोटी स्तर पे बातचीत होती है। लेकिन यदि इसको पूरी ताकत के साथ रखा जाए तो देखिए, बदलाव ऐसे ही आता है। जब तक हम कोशिश नहीं करते, सब लोग साथ एकजुट नहीं होते हैं, तब तक परिणाम सामने नहीं आ सकते। हमने देश को आजाद करने के लिए भी एक साथ ही लड़ाई लड़ी थी। हमें जब भी कोई मुश्किलें या अभी कोविड के टाइम पे भी हम सबसे ये गुजारिश करते कि हम एकजुट हों, एक साथ हों और इस वैश्विक महामारी से लड़ें, तो बदलाव जरूर आएगा। कोशिश यदि हम करेंगे। मैं तो राजेश जी कई बार कहता हूं कि जो भी पत्रकारिता का 15-20 साल का तजुर्बा लेकर, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी एक बुनियाद खड़ी करी है, उन सबको एक पूल बनाकर एक साथ
अपनी सूचनाओं का इस तरह से आदान प्रदान करना चाहिए कि आपके पास सूचनाओं भी बहुत ज्यादा हो जाए और आप लोग पूल बनाकर एक काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी चीज को ज्यादा फैला भी पाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उसका बड़ा कारण यही ना, जो अनुराग जी ने भी कहा था कि हर व्यक्ति अब इसको पैशन की तरह नहीं, बल्कि कमाई के जरिए धंधा, विशुद्ध मुनाफा, जो अभी प्रशांत जी ने भी कहा कि ये सोच जो है वो नैतिकता वाली नहीं है, वो सोच बदल गई है कि हमें जनता के प्रहरी के तौर पे काम नहीं करना, हम जनता से कमाई कैसे कर सकते हैं, उस सोच को लेकर यदि काम करेंगे तो पत्रकारिता नहीं है, वो धंधा है, पत्रकारिता तो विशुद्ध धंधा वैसे है। भी नहीं रही ना, इसीलिए आप देखिए कि समाज में आप पत्रकारिता पर बात करने जाएंगे तो पत्रकारों को जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे पाठक हैं, उन्होंने कई उपमाएं दे दी हैं हमें, हाँ, बिल्कुल। दलाल, भांड, गोदी मीडिया और पता नहीं कौन कौन सी मीडिया और किस किस तरह से हमें पुकार लिया जाता है। प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रशांत जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जो आप बात कर रहे थे कि तरह तरह की उपमाएं दी जाती हैं, ये दरअसल एक सोची समझी हुई साजिश है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी भी व्यवस्था में पत्रकारिता स्वतंत्र है, जर्नलिज्म स्वतंत्र है, तो सबसे बड़ा खतरा सत्ता को होता है। अगर सत्ता पत्रकारों को पूरी आजादी दे देती है तो सबसे बड़ा होने वाला नुकसान, सबसे बड़ी होने वाली परेशानी उन्हीं के लिए खड़ी होनी है। कहीं ना कहीं से किसी न किसी मार्फत, चाहे वो मीडिया हाउसेस हो या पॉलिसीज हो जिनको समय समय पर बदला जाता है, या इस तरह की ग्रिप बनाई जाती है कि आप आजादी के साथ अपना काम नहीं कर सकते। ये सब कुछ कुल मिलाकर के वही चीजें हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, एक साजिशन इस तरह के बयान जारी किए जाते हैं, लोकल लेवल पे कह रहा हूं मैं, ये स्टेट लेवल पर इस तरह की बातें अभी तक तो नहीं हो रही हैं। पत्रकार भ्रष्ट हैं, आप जो शब्द यूज कर रहे थे, पत्रकार दलाल हैं, पत्रकार भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं, जो भी कुछ वो उपमाएं दे सकते हैं। नेता क्या करते हैं? देखिए ये बड़ा एक मेरा बहुत छोटा सा सवाल है, नेता क्या करते हैं? अगर वही काम पत्रकारिता करने लग गई तो फिर जो हम पर भरोसा रहा है, या हमारी पीढ़ियों में जिन लोगों ने पत्रकारिता के एक आदर्श और एक बुनियाद खड़ी करी है सैद्धांतिक तौर पर, अगर वो हम छोड़ देंगे और हम उस बाजारवाद का हिस्सा हो जाएंगे जो हमारे कई मीडिया हाउसेस हो गए हैं। अगर पत्रकार तो वो जमात है जिसके घर में शायद मुझे लगता है कि प्रशांत जी या राजेश जी की बात करूं, ऐसे तमाम और पत्रकारों की बात करूंगा। राजेश जी तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात सारा घूमा है अपनी पूरी पत्रकारिता की नौकरी के अंदर। प्रशांत जी आपने काफी घूम लिया, शायद आप लोगों को याद भी नहीं होगा कि आपने कभी अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड किया है या नहीं किया है ना, या घर की किसी तकलीफ को आपने देखा है कि नहीं देखा है ना? नहीं निखिल जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा कहना ये नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि नेता या राजनीति से जुड़े लोग अपने स्वार्थ के लिए जब पत्रकारों पर उंगली उठाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि पत्रकारिता खामोश हो जाए। उनका और कोई दूसरा रीजन नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनके दामन में कौन झांक कर देखता है? अगर हम उंगली उठाते हैं, अगर हम कोई बात ऐसी करते हैं या हम कोई खबर ऐसी ढूंढ के लाते हैं, तो या तो खबर अखबार रोक देता है या वो खबर चैनल रोक देता है। आपको भी अनुभव है, राजेश जी को भी होगा, और मैंने तो बहुत कुछ भुगता है। तो उस कंडीशन में आज जब राजेश जी से बात हो रही थी इस पूरी मीटिंग से पहले, तो वही चर्चा हो रही थी कि हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि आज से हम तमाम उन पत्रकारों की कम से कम बात को रखने की कोशिश करें इस डेजर्ट टाइम्स के मंच से, क्योंकि हम सब लोगों ने अपने जीवन के 15, 17, 18, 20 साल, 22 साल इस पत्रकारिता की जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसको दिया है, और उसके बाद जाकर कहीं आपने अपना इनसाइडर स्टार्ट किया है। राजेश जी एक मीडिया स्ट्रेटेजी प्लानिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हमने भी कहीं 4-5 साल पहले अपना एक स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट किया था, और जो संघर्ष हम लोगों ने किया स्टार्ट के दौरान और पिछले 4-5 सालों में जो करते आ रहा हूँ और जो आगे भी करता रहूंगा, तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं जाकर हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए कहीं कहीं एक मंच खड़ा कर दें,
कम से कम हम अपनी आवाज को भी, हम लोगों की आवाज को तो इतने सालों से उठाते रहे, लेकिन हमारी अपनी आवाज को उठाने के लिए हमें कोई एक ऐसा मंच मिल जाए जहां से हम अपनी बात रख सकें। बस ये एक मेरा इस पूरी डिबेट में ये जानना था कि आखिर पत्रकार की आवाज को सुनेगा कौन, और ये शुरुआत हमने आज से की है। लगातार हम इस पे आगे और चर्चा करते रहेंगे। हमसे और पत्रकार जो हैं पूरे देश में, हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि वो इस मंच पर आए और वो अपनी बात को रखें। आज मैं इस मीटिंग पे बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आगे फिर हम लोग जब मिलेंगे हम और बहुत सी चीजों पे चर्चाएं करेंगे, क्योंकि इस पे चर्चाएं करते जाएं तो बहुत कम है राजेश जी। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिबेट है ये पत्रकारों के लिए, सही बात है। पत्रकारों के हक में बोलना एक बहुत बड़ी डिबेट है, जिसमें हम अपने जितने भी साथी रहे हैं, हमसे जो सीनियर रहे हैं या जो आज का जो युवा पत्रकार है, उन सबको हम कहीं कहीं एक मंच पे लाकर एक आवाज तो खड़ी करें कम से कम, कि हमने जब पीर पराई को जाना है तो कोई हमारी पीर को भी तो सुन ले। क्योंकि हमें बड़े मंच जो हैं या जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो जाकर हमारा दर्द तो नहीं दिखाएगा, वो हमारा दर्द दिखेगा भी नहीं। तो क्यों ना प्रयास हमारे अपने स्तर पर, हम लोग जो 15-20 सालों से इसी फील्ड में रहे हैं, हम अपनी बात को रखें और अपनी बात को लोगों तक पहुंचा दें कि पत्रकार जो है या पत्रकारिता का पेशा जब हम चुनते हैं अपनी कॉलेजों से निकलने के बाद में, वो एक चैलेंज है, आसान नहीं है इस पत्रकारिता के साथ जीवन को जीना। इस मीटिंग में भाग लेने के लिए अनुराग जी, प्रशांत जी, राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे कि आगे और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम इस चर्चा को बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।